बिहार विधानसभा उपचुनाव के तहत मोकामा और गोपालगंज में वोट डाले गए। इसके रिजल्ट भी 6 नवंबर 2022 को आ गए। इस उपचुनाव को सियासी गलियारे में लोगों ने क्या नहीं कहा था। किसी ने 2024 का सेमीफाइनल कहा तो किसी ने इसे लिटमस टेस्ट बताया। लेकिन जिस तरह दोनों सीटों पर रिजल्ट आए, दोनों ही गठबंधनों के हाथों के तोते उड़ गए। एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए ही ये रिजल्ट किसी सबक से कम नहीं है। यदि ये आगे नहीं चेते और उसके अनुसार रणनीति नहीं बनाई तो फिर 2024 में कोई दावा नहीं कह सकता है कि वह एक तरफा किला फतह कर रहा है, क्योंकि भले ही दोनों गठबंधन क्षणिक जीत का आनंद ले लेकिन अंदर ही अंदर से इस तरह के रिजल्ट से अंदर खाने में दोनों ही गठबंधनों में उत्साह नहीं है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 सबक के बारे में बताएंगे जिन पर एनडीए और महागठबंधन दोनों को मंथन करने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर पर कास्ट पॉलिटिक्स की। दरअसल मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उससे साफ हो गया है कि जातीय समीकरण को मैनेज करना दोनों ही गठबंधनों के लिए बहुत जरूरी है। कास्ट पॉलिटिक्स का जलवा मोकामा के साथ गोपालगंज उपचुनाव में भी देखने को मिला। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बिहार पॉलिटिक्स बिना जातीय समीकरण के एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। मोकामा में भूमिहार के साथ ही पासवान वोटरों का जलवा रहा। भूमिहारों के साथ ही यादव के एक मुश्त वोट मिलने की वजह से ही आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी की जीत हुई है। वही भूमिहार से इतर बाकी सवर्ण जातियों के वोट बीजेपी को मिले, लेकिन कुछ वोट भी कट गए। यदि बीजेपी के सभी आधार वोटों को पार्टी बांधने में सफल होती तो रिजल्ट चौंकाने वाले भी हो सकते थे। ऐसा ही गोपालगंज में भी देखने को मिला। भले ही बीजेपी वहां से जीत गई, लेकिन यदि ओवैसी के उम्मीदवार नहीं रहते तो बीजेपी की क्या स्थिति होती तो वही जानती है। दरअसल बीजेपी अपने आधार बनिया वोट को समेट कर नहीं रख सकी और ऐसा ही आरजेडी के साथ मुस्लिम वोटों को लेकर हुआ। आरजेडी की ही यही माय समीकरण में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 12,000 से अधिक वोट झटक लिए और महज 1794 वोट से तेजस्वी की पार्टी हार गई। इसलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसे ही तस्वीर रहेगी। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में रिजल्ट से यह भी साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में अब दोनों ही गठबंधनों के बीच आमने सामने की लड़ाई होगी। दरअसल नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ हो गए हैं और इसे बदले हुए समीकरण के बाद यह पहला चुनाव था। इस चुनाव में मोकामा की बात करें या फिर गोपालगंज की, दोनों ही जगहों पर एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई हुई। दोनों ही सीटों पर एनडीए की ओर से बीजेपी और महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे थे और दोनों ही सीटों पर अच्छी फाइट हुई। गोपालगंज में तो नेट टू नेट फाइट चली। कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी के बीच चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा। हालांकि मोकामा में आरजेडी ने बाजी मार ली, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इसे आरजेडी के बजाय अनंत सिंह की जीत मान रहे हैं। शुरुआत से अंत तक अनंत सिंह ही छाए रहे, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि इस बार की लड़ाई थोड़ी टफ थी। ऐसे में आरजेडी के वोट बैंक का भी लाभ मिला। जिस तरह से दोनों ही सीटों पर चुनावी लड़ाई हुई, उससे यह भी मैसेज है कि अपने अपने आधार वोट बैंकों को हर हाल में बांध कर रखना होगा, तभी 2024 में किला फतह की बात की जा सकती है। मोकामा और गोपालगंज की लड़ाई से यह भी क्लियर हो गया है कि अगर यही इस सियासी समीकरण रहा तो फिर इसमें ट्रायंगल की कोई गुंजाइश नहीं है और यही लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अगर मोकामा में कुल 6 उम्मीदवार तो गोपालगंज में कुल 9 उम्मीदवार सियासी मैदान में थी। मोकामा में तो नीलम देवी बनाम सोनम देवी का मुकाबला शुरू से ही दिख रहा था और संयोग की दोनों के ही पति बाहुबली, इसलिए इस लड़ाई को अनंत सिंह बनाम ललन सिंह के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन गोपालगंज की बात कुछ अलग थी। गोपालगंज में आरजेडी से मोहन गुप्ता और बीजेपी से कुसुम देवी मैदान में मुख्य रूप से थी, लेकिन मुकाबले में ट्रायंगल रूप देने के लिए तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा देवी को बसपा की इस टिकट पर उतारा था, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से अब्दुल सलाम को मैदान में उतारा था। हालांकि अब्दुल सलाम को 12,000 तो इंदिरा देवी को 8,000 से अधिक वोट मिले।
इसके बाद भी चुनाव को ट्रायंगल फाइट नहीं बना सका, बस वोट कटवा बनकर रह गए। असदुद्दीन ओवैसी भी अब बिहार में फिर से बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। गोपालगंज उपचुनाव में ऐसा ही दिखा। दरअसल ओवैसी ने भले ही तेलंगाना में हुए उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा, लेकिन गोपालगंज में अपना उम्मीदवार देकर आरजेडी को बड़ा झटका दे दिया। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने सीमांचल में अपने कई उम्मीदवारों को उतारा, जिसमें से 5 उम्मीदवार जीत भी गए। साथ ही कई सीटों पर महागठबंधन के समीकरण को बिगाड़ भी दिया था और तब तेजस्वी यादव के पास सत्ता आते आते रह गई थी। हालांकि बाद में जीते हुए 5 में से 4 उम्मीदवार आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन गोपालगंज में एक बार फिर ओवैसी ने आरजेडी का खेला बिगाड़ दिया। इसका नुकसान सीधे तौर पर आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता को हुआ और उन्हें बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी से करीबी मुकाबले से हारना पड़ा। हालांकि ओवैसी फैक्टर बीजेपी के लिए लकी साबित हुई। यही वजह है कि बीजेपी अपने बयानों में एक बार भी ओवैसी को भला बुरा नहीं कहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बीजेपी वालों के लिए इससे बढ़िया क्या होगा कि मुस्लिम वोटों में किसी ने सेंध मारी तो की। हालांकि आरजेडी शुरू से ही ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह रहा है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर खुद नीतीश कुमार मौजूद फैक्टर के रूप में है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीतीश कुमार की ये ताकत कम हो रही है, वहीं कई एक्सपर्ट्स इसे पूरा सच नहीं मानते हैं। दरअसल नीतीश कुमार तबीयत खराब होने की वजह से उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जा सके। उन्हें छठ पूजा के निरीक्षण के दौरान चोट लग गई थी। इसका खामियाजा बेशक महागठबंधन को थोड़ा भुगतना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री ने वीडियो क्लिप भेजकर दोनों ही सीटों पर आरजेडी उम्मीदवारों के जीतने की अपील की थी, लेकिन इसे बीजेपी ने दूसरे एंगल दे दिया था। इसे लेकर बीजेपी के वरीय नेता से लेकर आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर ने मुद्दा बनाया था और कहा था कि आखिर क्या बात है कि नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं गए। बीजेपी ने इसे इस ढंग से मुद्दा बनाया कि कुछ वोटर तो झांसे में आ ही गए और इसका खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ा। ऐसे में यदि यही समीकरण 2024 में रहा तो नीतीश कुमार को पूरी मुस्तैदी से प्रचार में जाना होगा और बीजेपी को भी इसके आगे की रणनीति बनानी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।